एक भयानक नाव हादसे के बाद जेन नाम की लड़की बेहोशी की हालत में समुद्र के किनारे एक अनजान टापू पर आ पहुंचती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को रेत पर पड़ा हुआ पाती है। उसे होश आते ही सबसे पहले अपने दोस्त ब्रैड की तलाश होती है। थोड़ी दूर उसे ब्रैड बेसुध हालत में पड़ा दिखाई देता है। जेन दौड़ती है और जैसे ही पास जाती है वो देखती है कि ब्रैड के पेट में एक बड़ा मूंगे का टुकड़ा घुसा हुआ है। जेन घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन टापू पर और कोई मौजूद नहीं होता। वह ब्रैड की जैकेट से फ्लेयर गन निकालती है और उसे किनारे से थोड़ा दूर खींच कर ले जाती है ताकि लहरों से सुरक्षित रहे। फिर हिम्मत करके वो उसके शरीर से मूंगे का टुकड़ा बाहर निकालती है और उसके जख्म को कपड़े से दबाकर रोकने की कोशिश करती है। ब्रैड बहुत कमजोर आवाज में बस इतना कहता है, क्या तुमने उसे देखा? जेन को लगता है कि शायद उसे पानी की जरूरत है। वह जंगल की तरफ दौड़ती है, एक नारियल ढूंढती है और उसे एक पत्थर से तोड़कर पानी निकालती है। लेकिन जब वो लौटती है तब तक ब्रैड की सांसें थम चुकी होती हैं। इस दुखद क्षण के बाद जेन टापू को अच्छे से समझने की कोशिश करती है। वह समुद्र किनारे चलती है, लेकिन कुछ ही देर में वहीं लौट आती है जहां से शुरू किया था। उसे एहसास होता है कि यह टापू ज्यादा बड़ा नहीं है और वह अकेली है। जंगल के भीतर उसे कुछ पुराना सामान मिलता है। एक बैग में कुछ दवाइयां होती हैं, एक कूलर में कुछ बंद बोतलें पड़ी होती हैं। पत्तों के नीचे उसे एक छोटा धातु का डिब्बा मिलता है जिसमें माचिस, एक टुकड़ा कपड़ा और कुछ पुराने खिलौने रखे होते हैं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की दिशा में जाती है और एक खोखले पेड़ के पास पहुंचती है। जब वो उसमें झांकती है तो अचानक एक पक्षी उड़कर बाहर निकलता है, जिससे जेन डर जाती है। शाम होने पर वह बड़े पत्तों से ब्रैड के शरीर को ढक देती है। बारिश शुरू होने वाली होती है तो वह उस पुराने कपड़े से खुद को ढक लेती है और कुछ बर्तन बाहर छोड़ देती है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। अगली सुबह जब वो उठती है तो समुद्र किनारे बहुत सारी मरी हुई मछलियां पड़ी होती हैं। जेन उन्हें इकट्ठा करती है और कूलर में रख देती है। तभी उसकी नजर एक मरी हुई शार्क पर पड़ती है जिसके शरीर पर गहरे घाव के निशान होते हैं। वह पत्थरों से मछलियों के सिर काटती है और उन्हें बाद में खाने के लिए रख लेती है। एक और बैग में उसे एक भीगी हुई नोटबुक मिलती है। पानी की वजह से उसमें लिखे सारे शब्द मिट चुके होते हैं, लेकिन एक तस्वीर बची होती है जिसमें एक जोड़ा दिखाई देता है। यह देखकर जेन का अकेलापन और गहरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रेत में कुछ पत्थर के ढेर और लकड़ी का एक क्रॉस दिखता है। उसे समझ में आता है कि ये कब्रें हैं। वह ब्रैड के लिए भी एक कब्र बनाती है, उसका शरीर रेत में दफन करती है और ऊपर पत्ते व लकड़ियां रखकर उसे सम्मान देती है। रात को वह पुराने कपड़े को ऊपर टांग देती है ताकि उसमें शरण ले सके। माचिस की मदद से आग जलाती है और मछली पकाती है, लेकिन अगली सुबह उठकर जो कुछ देखती है उससे उसकी रूह कांप उठती है। ब्रैड की कब्र खुली पड़ी होती है और वहां चारों ओर खून फैला होता है। अब जेन को यकीन हो जाता है कि इस टापू पर कुछ बहुत खतरनाक है। वह एक मजबूत सी लकड़ी पर पत्थर बांधकर भाला बनाती है। खुद को सतर्क रखने के लिए वह एक मोटी लकड़ी का सहारा भी रखती है ताकि बैठकर जंगल की ओर निगाह रख सके। रात को उसे फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह डर के मारे जाग जाती है, लेकिन झाड़ियों में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। वह सोचती है कि शायद ये सिर्फ आग की आवाज थी। सुबह होते ही वह किनारे की ओर जाती है जहां कुछ चीजें तैरती हुई नजर आती हैं। वो पानी में उतरकर उन्हें इकट्ठा करती है और वापस लौटने से पहले समुद्र के नीचे झांकती है। नीचे उसे समंदर की सतह में एक अजीब सा गड्ढा नजर आता है, एक गहरा और रहस्यमय छेद जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह डर के मारे वापस किनारे लौट आती है। अब वो समझ चुकी है ये टापू जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। जंगल में घूमते हुए जेन को एक सूटकेस मिलता है। वह उसे खोलती है तो उसमें कुछ पुराने गर्म कपड़े दिखाई देते हैं। जेन तुरंत कपड़े बदलती है ताकि रात की ठंडी हवा से खुद को बचा सके। रात को वह फिर से उस धातु के डिब्बे को खोलती है जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। तस्वीरें देखकर वह समझ जाती है कि ये उसी परिवार की होंगी जो कभी इस टापू पर आया था और अब शायद जिंदा नहीं बचा। तभी अचानक आसमान में एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। जेन बिना समय गंवाए समुद्र किनारे भागती है और फ्लेयर गन से एक चमकीली लाल रोशनी आसमान में छोड़ती है, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब जहाज उसे नहीं देखता और वहां से निकल जाता है। क्योंकि रोशनी समुद्र की सतह पर गिरती है, जेन की सांसें रुक जाती हैं। रोशनी में उसे समुद्र में एक लंबा और डरावना सा जीव दिखाई देता है जिसकी परछाई बेहद खौफनाक होती है। जेन घबरा जाती है और तेजी से अपने भाले की तरफ भागती है। वह उसे लेकर जंगल की ओर भागती है और एक सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। कुछ देर बाद वह अजीब जीव टापू पर उतरता है। वह झाड़ियों में किसी को खोजता है, लेकिन जेन उसे दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद वह जीव वहां से लौट जाता है। अगली सुबह जब जेन अपने छोटे से कैंप में लौटती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ और टूटा फूटा मिलता है। वह जब पुरानी तस्वीरें उठाती है तो एक तस्वीर में उसे उस जीव की आंखें पीछे की तरफ झलकती दिखाई देती हैं। अब वह जान जाती है कि इस टापू पर कोई बेहद खतरनाक चीज उसके आसपास है और उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह ब्रैड और अपनी लाइफ जैकेट को सूटकेस में रखती है और उसे पानी में नाव की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है,
लेकिन सूटकेस उसका वजन नहीं संभाल पाता और डूबने लगता है। गुस्से में आकर वह उसे वापस रेत पर फेंक देती है। शाम ढलने से पहले जेन खुद को एक खोखले पेड़ के अंदर छिपा लेती है ताकि वह रात सुरक्षित रह सके। मगर आधी रात को उसे फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह जीव वापस लौट आया है। वह उस लकड़ी को पकड़कर जोर जोर से पटकता है जिसके सहारे जेन छिपी होती है। जेन सांस रोककर शांति से छिपी रहती है ताकि कोई आवाज न हो। काफी देर तक हिलाने और गुर्राने के बाद वह जीव वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिन जेन दिन में मछली पकड़कर और रात में गड्ढे में छिपकर बिताती है। धीरे धीरे वह भाले का इस्तेमाल करना सीख जाती है और एक दिन वह एक छोटी शार्क को मार गिराती है। वह उसे एक पेड़ पर लटका देती है और नीचे गड्ढे में जाकर सो जाती है। लेकिन रात को उसे फिर आवाज सुनाई देती है। वही जीव शार्क को उठाकर ले गया है। कुछ समय बाद लहरें एक नया शव किनारे पर फेंकती हैं। जेन जब उसे देखने जाती है तो उसका चेहरा बुरी तरह से फटा हुआ होता है और उसकी टांगें गायब होती हैं। ये देख वह सिहर उठती है। वह उस शव को भी पेड़ पर लटका देती है और वापस गड्ढे में जाकर छिप जाती है। इस बार वह सोती नहीं, जागकर इंतजार करती है। रात में वह जीव आता है, शव को नीचे उतारता है और उसे खाने लगता है। तभी ऊपर से एक और हवाई जहाज की आवाज आती है। जेन की आंखों में उम्मीद लौटती है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वह जीव उसके गड्ढे के बहुत पास घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ नहीं पाता तो वह वापस समुद्र की ओर लौट जाता है, लेकिन तब तक जहाज भी उड़कर निकल चुका होता है। अगले दिन जेन खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक नई तरकीब अपनाती है। वह सेलोक्लॉथ, बेल्ट्स और रस्सी से एक मजबूत झूला बनाती है और उसे ऊंचे पेड़ पर बांध देती है। अब वह पेड़ों से ऊपर रह सकती है, जहां से पूरे टापू पर नजर रख सकती है और उस जीव की पहुंच से दूर रह सकती है। रात में जब वह झूले पर आराम से सो रही होती है तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वही डरावना जीव झाड़ियों से निकलता है और झूले की रस्सियों को खींचने लगता है। जेन घबरा जाती है, झूले में फंसकर संघर्ष करती है और आखिरकार वह नीचे गिर जाती है। वह बिना वक्त गंवाए दौड़ पड़ती है। वह जीव उसके पीछे पीछे आता है, कभी जमीन पर दौड़ता है तो कभी समुद्र में कूदकर तैरते हुए उसका पीछा करता है। अब जेन की जान सिर्फ उसकी हिम्मत और उसकी चालाकी पर टिकी है। रात के अंधेरे और डर के माहौल के बीच वो भयानक राक्षस अंततः जेन के सामने आ ही जाता है। उसकी आंखों में खौफ के बावजूद जेन अपने भाले से उस पर वार करती है, लेकिन राक्षस बेहद ताकतवर होता है। वह जेन को जोर से झटककर रेत पर फेंक देता है। इसके बाद वो फिर से हमला करता है और जेन सीधी पानी में जा गिरती है। राक्षस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक जोरदार बिजली चमकती है और उसकी गड़गड़ाहट से राक्षस डरकर भाग जाता है। बच तो जाती है, लेकिन जेन की हालत बेहद कमजोर हो जाती है। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और बारिश के बीच उसी पर सोने की कोशिश करती है, भले ही वो जगह असहज हो। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी टांग में एक गहरा जख्म देखती है। दर्द से कराहते हुए वह उसे साफ करती है और कपड़े बदलती है। तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती हुई एक लाइफ राफ्ट पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए जेन पानी में कूदती है और तेजी से उस राफ्ट तक पहुंचती है। उसमें दो लोग होते हैं, उसका बॉयफ्रेंड लुकास और ब्रैड की गर्लफ्रेंड मिया। जेन दोनों को किनारे तक लाने में मदद करती है और राफ्ट किनारे पर खींच लेती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, लुकास और मिया एक दूसरे से लिपटकर राहत की सांस लेते हैं। जेन अपनी मछली और सोडा उनके साथ बांटती है और उन्हें टापू पर छिपे उस राक्षस के बारे में बताने की कोशिश करती है। वह उन्हें वह तस्वीर भी दिखाती है और ब्रैड की मौत की बात भी बताती है, लेकिन लुकास और मिया उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं कि शायद जेन को भ्रम हो रहा है और वे अब राफ्ट पर वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि समंदर में अकेलेपन ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। जेन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे टस से मस नहीं होते। थोड़ी देर बाद जेन कहती है कि वह और खाना लाएगी और लुकास से उसका स्विस चाकू उधार लेती है। जेन जैसे ही मछली काटने के लिए चाकू खोलती है, उसकी नजर ब्लेड पर लगे ताजे खून पर जाती है। ये देख उसका मन बेचैन हो उठता है। उसे अब अपने दोस्तों पर शक होने लगता है। वह एक बार फिर लुकास और मिया को समझाने की कोशिश करती है कि वे राफ्ट लेकर इस टापू से निकल जाएं, लेकिन इस बार बात बहस में बदल जाती है। लुकास गुस्से में आकर उस पर चिल्ला उठता है। कुछ देर बाद जब लुकास और मिया किसी बात में उलझे होते हैं, जेन चुपचाप अपने सामान को इकट्ठा करती है और राफ्ट में रखकर उसे समंदर की ओर धकेल देती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और रुकवाने के लिए भागते हैं। लुकास तेजी से आकर जेन को पकड़ लेता है। संघर्ष के दौरान जेन मिया के चेहरे पर लात मार देती है। गुस्से से तिलमिलाई मिया पास पड़ी पतवार उठाकर जेन को सिर पर मारती है। जेन बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। जेन खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, लेकिन लुकास और मिया उसे खोलने से इनकार कर देते हैं। मिया थोड़ी देर बाद उन्हें अकेला छोड़ने के लिए वहां से चली जाती है। अब लुकास और जेन के बीच एक अलग ही बातचीत शुरू होती है। लुकास नाराजगी जताता है और कहता है कि जब वे नाव पर थे तब सब मजे में थे, मगर जेन हमेशा परेशान रहती थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो उससे रिश्ता खत्म कर देगी। जेन उसे टोकती है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, लेकिन लुकास चुप नहीं होता। वह चिल्लाकर कहता है कि जेन के पास न कोई घर है, न पैसा और न ही कोई भविष्य। वह उसे याद दिलाता है कि उसने ही जेन को इस हाल में सहारा दिया और अब वहीं उसे अकेला छोड़ने जा रही थी। जेन बार बार कहती है कि वे बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लुकास उसे चुप कराता है और कहता है कि वह भी अब जैक जैसी बातें कर रही है,
लेकिन वो ये नहीं बताता कि जैक को क्या हुआ था। इसी बीच मिया किनारे पर टहलते हुए पानी में कुछ मछलियों के टुकड़े देखती है। तभी वह चीख पड़ती है। लुकास और जेन उसकी चीख सुनते हैं। लुकास जल्दी से मशाल उठाकर भागता है। वह किनारे पहुंचता है और देखता है कि वही राक्षस मिया पर हमला कर रहा है। लुकास मशाल से उस पर वार करता है, लेकिन राक्षस उसे दूर फेंक देता है। फिर वह मिया को उठाकर समंदर में कूद जाता है। उधर जेन किसी तरह अपनी रस्सियों को काटकर खुद को आजाद करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी में अब बस खून तैर रहा होता है। अगली सुबह लुकास और जेन अंततः इस टापू को छोड़ने का फैसला करते हैं। वे मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और आखिरी माचिस से आग जलाकर उन्हें पकाते हैं, ताकि रास्ते में खाने का इंतजाम हो सके। इसके बाद वे अपने सारे सामान को राफ्ट में रखते हैं और टापू से रवाना हो जाते हैं। राफ्ट के भीतर जेन कुछ खून के धब्बे देखकर चौंक जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी लुकास राफ्ट चलाने के लिए चप्पू उठाता है। उसी वक्त उसकी नजर समंदर के नीचे जाती है और वहां पानी की गहराई में वही राक्षस उनके ठीक नीचे तैरता हुआ दिखाई देता है। राक्षस जैसे ही लुकास पर हमला करने के लिए अपने पंजे बढ़ाता है, लुकास तुरंत राफ्ट के अंदर छिप जाता है और जेन तेजी से उसका ढक्कन बंद कर देती है। लेकिन वो राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने राफ्ट के नीचे से खरोंचना शुरू कर दिया। हर वार के साथ राफ्ट हिलने लगी। फिर अचानक उसके एक जोरदार प्रहार से राफ्ट में एक बड़ा छेद हो गया और उस छेद से उसका भयानक सिर अंदर घुसने लगा। जैन ने बिना देर किए उसे जोरदार लात मारी और लुकास ने फ्लेयर गन से निशाना साधा। पहली बार निशाना चूक गया, लेकिन दूसरी बार आग की लपट सीधी उस जानवर के मुंह में जा लगी। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया और मिलकर भाले से उसे पानी में धकेल दिया। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, मगर अगले ही पल वो राक्षस फिर से राफ्ट के नीचे से घुसा और इस बार जेन को अपने पंजों में पकड़कर पानी के नीचे खींच ले गया। वो उसे अपनी मान में ले जाने की कोशिश करने लगा। जेन ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और तभी उसे याद आया लुकास का दिया हुआ चाकू उसके पास है। उसने तुरंत उस चाकू से राक्षस पर हमला किया। जख्म खाकर वो जानवर उसे छोड़कर दूर भाग गया। लेकिन इसी दौरान राक्षस ने देखा कि लुकास जेन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा है। वो तुरंत वापस लौटा और लुकास को पकड़ लिया, फिर उसे घसीटते हुए अपने अंधेरे गड्ढे में ले गया। जेन ने चीखते हुए लुकास को जाते देखा, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकी। दुख और गुस्से से भरी जेन जैसे तैसे तैरकर किनारे लौटी। उसे याद आया कि उन्होंने जिस आग को बुझा दिया था उसमें अभी भी हल्की चिंगारी बाकी थी। वह तुरंत भागकर आग को फिर से जलाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वहां दोबारा तेज लपटें उठने लगी। इसके बाद जेन ने एक नोटबुक उठाई और उसमें सब कुछ लिखने लगी कि अगर वह भी इस जगह से कभी बाहर ना निकले तो कम से कम कोई तो जान सके कि यहाँ क्या हुआ था। अब जेन के मन में एक साफ योजना है। वो जंगल से लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करती है, कई भाले बनाती है और किनारे की रेत में गड्ढे खोदती है ताकि जानवर के लिए एक जाल तैयार कर सके। इसी दौरान जब वो खुदाई कर रही होती है तो उसे वहां एक कंकाल मिलता है, शायद किसी और का, जो इस राक्षस का शिकार बन चुका था। जेन हिम्मत नहीं हारती। वो उन हड्डियों को भी अपने योजना का हिस्सा बना लेती है। रात होते ही वो डरावना जीव फिर पानी से बाहर आता है और जंगल में मछली की गंध का पीछा करता हुआ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही वह बिछाए गए चारे तक पहुंचता है, जेन तैयार रहती है। वो चारों ओर रखी लकड़ियों को एक साथ आग लगा देती है, जिससे जानवर आग के घेरे में फंस जाता है। जेन अचानक उस पर वार करती है, भाले से पहली चोट करती है और तुरंत ही एक पेड़ की आड़ में छिप जाती है। जानवर गुस्से में उसे ढूंढता है। जेन इंतजार करती है कि वो जानवर जैसे ही पीठ दिखाए वह उसकी हड्डी से वार कर सके, लेकिन जैसे ही वह हमला करती है जानवर पलटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर भी जेन हार नहीं मानती। वह तुरंत संभलती है और फिर से हमला करती है। इस बार उसकी चोट से जानवर जोर से कराह उठता है। अब जेन को यकीन हो गया था कि वह उसे चोट पहुंचा सकती है। वो आसपास पड़ी हड्डियों से बार बार उस पर वार करती है। हर चोट के साथ वह खुद भी चोटिल होती है, मगर रुकती नहीं। जानवर गुस्से में उसे नीचे रेत पर गिरा देता है और जैसे ही वह उसे दबाने की कोशिश करता है, जेन उसके हाथ पर चाकू जैसी एक हड्डी घोंप देती है, जिससे वो खुद को छुड़ा लेती है। जेन जैसे ही जमीन से उठने लगती है, वो दरिंदा फिर हमला करता है। इस बार वो उसकी टांगें पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे घसीटते हुए ऊपर उठाता है। उसका इरादा साफ है, वो जेन का खेल हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मगर जेन अब हार मानने वाली नहीं है। वो अपने पास छिपाकर रखी आखिरी हड्डी निकालती है और उस पुराने जख्म पर बार बार वार करने लगती है जहां उसने पहले भी हमला किया था। बार बार एक ही जगह चोट पड़ने से दरिंदा दर्द से कराह उठता है और जेन को नीचे गिरा देता है। गुस्से में आकर वो अपनी तेज नुकीली पंजों से एक बार और वार करता है। जेन जमीन पर गिरती है, मगर अब राक्षस की हालत भी बहुत बिगड़ चुकी है। वो बुरी तरह जख्मी है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जेन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। वह दौड़कर फिर से समुद्र के किनारे जाती है जहां उसने भाले रखे थे और एक के बाद एक उन्हें उठाकर लाती है। दरिंदा भी जैसे तैसे उसके पीछे चलता है, मगर जैसे ही वो चीखता है और जोर से दहाड़ता है, उसका शरीर जवाब दे देता है। वह जमीन पर गिरता है। अब उसमें ताकत नहीं बची। हालांकि उसकी सांसें अभी चल रही थी, लेकिन जेन अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। वह सीधे जाकर उस पर भाला मारती है, तब तक जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। सब खत्म हो गया था। जेन थकी हुई, लहूलुहान, मगर जिंदा थी। उसने उस राक्षस की मोटी और सख्त खाल का एक टुकड़ा उठाया
और उसी से उसका सिर अलग कर दिया। वो सिर अब उस भयावह कहानी का सबूत था जो उसने झेली थी। जैसे ही जंगल की आग पीछे जल रही थी, जेन उस कटे हुए सिर को लेकर अपने बेड़े की ओर बढ़ती है, अकेली मगर विजेता की तरह।